आज की तारीख 15 अगस्त, जब देश ने मनाया अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस। सबकी नजरें लगी थी दिल्ली के लाल किले पर, जहां लगातार 10वीं बार प्रधानमंत्री ने तिरंगा फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। और इस बार 1800 विशेष रूप से आमंत्रित मेहमान भी बने इस समारोह का हिस्सा। आइए सबसे पहले न्यूज नाइट में देखते हैं कि कैसे लाल किले पर मनाया गया आजादी का जश्न। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जश्न आजादी का पर्व पूरे देश में जोशो खरोश से मना। आजादी के अमृत महोत्सव के इस बेहद खास मौके पर हर आमो खास जश्न में डूबा रहा। मुख्य समारोह हुआ देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले पर। समारोह की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री राजघाट गए और वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। यहां से प्रधानमंत्री सीधे लाल किले पहुंचे, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका स्वागत किया। लाल किले के प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त इंटर सर्विसेज और दिल्ली पुलिस गार्ड ने सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। इसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे लाल किले की प्राचीर पर, जहां उन्होंने लगातार 10वीं बार तिरंगा फहराया। आसमान में पूरी शान से तिरंगा लहराने के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। इसके बाद वायुसेना के 2 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर मार्क 3 ध्रुव द्वारा कार्यक्रम स्थल पर फूलों की वर्षा की गई। स्वाधीनता दिवस समारोह को एक पुष्पित कलेवर प्रदान करते हैं। करीब 1.5 घंटे के अपने भाषण की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आजादी की बधाई दी, शहीदों को नमन किया और उन सभी को याद किया जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। देश और दुनिया में भारत को प्यार करने वाले, भारत का सम्मान करने वाले, भारत का गौरव करने वाले कोटि कोटि जनों को आजादी के इस महान पवित्र पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। पीएम ने अपने भाषण में 2047 तक के विकसित भारत का खाका खींचा तो अपनी सरकार के कामों का ब्यौरा भी जनता के सामने रखा। लाल किले पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद के तमाम सदस्य, विभिन्न दलों के नेता और विदेशी राजनयिकों सहित केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में देश भर से विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लगभग 1800 लोग मौजूद थे। इनमें जीवंत गांवों के 400 से अधिक सरपंच, किसान उत्पादक संगठन योजना से जुड़े 250 लोग, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रतिभागी, नई संसद भवन सहित सेंट्रल विस्टा परियोजना से जुड़े 50 श्रम योगी, शिक्षक, नर्स और मछुआरे शामिल थे। लाल किले की प्राचीर से अपना भाषण खत्म करने के बाद पीएम जब नीचे आए तो वहां बैठे कैडेट से रूबरू हुए। पीएम मोदी ने समारोह में शामिल होने के लिए देश भर से आए विशिष्ट अतिथियों से भी मुलाकात की। संपर्क स्थापित करते हैं और यहाँ मौजूद हजारों की संख्या में। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे। नेशनल वॉर मेमोरियल वीर शहीदों की याद में दिल्ली के इंडिया गेट के नजदीक तैयार किया गया है। वॉर मेमोरियल उन जवानों के प्रति सम्मान का सूचक है जिन्होंने आजादी के बाद से अनेकों लड़ाइयों में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों समेत कुछ विशिष्ट लोगों ने शिरकत की।
स्वाधीनता दिवस समारोह में देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा पूरे जोश और खरोश से फहराया गया। पूरे देश में आम लोगों के साथ ही सुरक्षा बलों के जवानों ने भी आजादी का जश्न मनाया। सियाचिन से लेकर कन्याकुमारी तक देश फिलहाल आजादी के इस अमृत महोत्सव में डूबा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरीके से लाल किले में इस तरीके से ही आजादी का महोत्सव मनाया गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में देश के समक्ष मौजूद 3 बुराइयों पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष को घेरते हुए कहा कि भ्रष्टाचार ने हमारे देश को दीमक की तरह नोच लिया है, लेकिन मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। उन्होंने इन बुराइयों से लड़ने के लिए देश की जनता से आशीर्वाद भी मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पूरे विश्वास के साथ कहा कि 2047 में जब भारत आजादी के 100 साल मनाएगा तब निश्चित ही देश विकसित राष्ट्र बन जाएगा। उन्होंने कहा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब दुनिया में विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। उन्होंने इसके लिए रत्ती भर भी न रुकने और शुचिता, पारदर्शिता, निष्पक्षता को अपनाने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को देश के विकास में एक बड़ा रोड़ा बताया। उन्होंने इन बुराइयों से लड़ने के लिए देश की जनता से आशीर्वाद भी मांगा। हमें इन 3 बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये चुनौतियां हमारे ये ऐसी चीजें पनपी है जो हमारे देश के लोगों का जो आकांक्षा है उसका दमन करती है। हमारे देश के कुछ लोगों के पास जो छोटा मोटा सामर्थ्य है उसका शोषण करती है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे लोगों की आशा आकांक्षाओं को सवाल या निशान में गाड़ देती है। हमारे गरीब हो, हमारे दलित हो, हमारे पिछड़े हो, हमारे पसमानदा हो, हमारे आदिवासी भाई बहन हो, हमारी माताएं बहनें हो, हमने सबने उनके हकों के लिए इन 3 बुराइयों से मुक्ति पानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ नफरत का माहौल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में सरकार ने भ्रष्टाचारियों की संपत्ति को 20 गुना ज्यादा जब्त किया है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दीमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जो हमने जब्त की है ना, वो पहले की तुलना में 20 गुना ज्यादा की है। मेरे प्यारे परिवारजनों, ये आपकी कमाई का पैसा लोग लेकर के भागे थे। 20 गुना ज्यादा संपत्ति को जब्त करने का, और इसलिए लोगों की मेरे प्रति नाराजगी होना बहुत स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के राक्षस ने देश को दबोच रखा था और घोटालों के कारण देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो गई थी। उन्होंने बताया कि सरकार ने लीकेज को बंद करने का काम किया है। जब हम लोग 14 में आए थे तो हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर थे, और आज 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया है कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। जो भ्रष्टाचार का राक्षस देश को दबोचे हुए थे, लाखों करोड़ के घोटाले अर्थव्यवस्था को डावाडोल कर रहे थे, गवर्नेंस फ्रेजाइल फाइल में देश की पहचान होने लगी थी, लीकेजेस को हमने बंद किया।
मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई। हमने गरीब कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा धन खर्चने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दायित्व बोध का एहसास कराते हुए समृद्ध, संतुलित और सामाजिक न्याय की धरोहर वाला देश बनाने की सभी से अपील की है। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा देश बनाना है जो छोटी छोटी चीजों के लिए कभी संघर्ष न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश के 77वें स्वाधीनता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विकास में महिलाओं और युवाओं के विकास का विशेष उल्लेख करते हुए महिलाओं के नेतृत्व में विकास की सोच की महत्ता को एक बार फिर रेखांकित किया। आज मेरे युवाओं ने दुनिया में पहले 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत को स्थान दिला दिया है। विश्व के युवाओं को अचंभा हो रहा है भारत के इस सामर्थ्य को लेकर के, भारत की इस ताकत को देख करके। आज दुनिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और आने वाला युग टेक्नोलॉजी से प्रभावित रहने वाला है और तब टेक्नोलॉजी में भारत की जो टैलेंट है उसकी एक नई भूमिका रहने वाली है। मेरे देश की 100 जितनी स्कूल ऐसी हैं जहां के बच्चे सैटेलाइट बना करके सैटेलाइट छोड़ने की तैयारियां कर रही है, नए वैज्ञानिकों का गर्भाधान कर रही है। आज हजारों टिंकरिंग लैब लाखों बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रही है। मैं मेरे देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, अवसरों की कमी नहीं है। आप जितने अवसर चाहेंगे ये देश आसमान से भी ज्यादा अवसर आपने देने का सामर्थ्य रखता है। देश में आगे बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त शक्ति का सामर्थ्य भारत को आगे ले जाने वाला है और वो है विमेन लेड डेवलपमेंट। आज भारत गर्व से कह सकता है कि दुनिया में नागरिक उड्डयन में अगर किसी एक देश में सबसे ज्यादा विमेन पायलट है तो मेरे देश में है। आज चंद्रयान की गति हो, मून मिशन की बात हो, मेरी विमेन साइंटिस्ट उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और जब G20 में मैंने विमेन लेड डेवलपमेंट के विषय को आगे बढ़ाया है तो पूरा G20 समूह इसके महत्व को स्वीकार कर रहा है। एक देश में दौरा कर रहा था तो वहां एक बहुत ही सीनियर मिनिस्टर, उसने मुझे एक सवाल पूछा। उसने कहा, आपके यहां बेटियां साइंस और इंजीनियरिंग के विषयों की पढ़ाई करती हैं क्या? उसमें क्या था? मैंने उनको कहा, आज मेरे देश में लड़कों से ज्यादा बेटियां आज स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ अधिकतम भाग मेरी बेटियां ले रही है। तो उनके लिए अचरज था। ये सामर्थ्य आज हमारे देश का देख रहा है। मेरा सपना है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का और इसके लिए एक नया अभिगम भेजा। साइंस और टेक्नोलॉजी, हमारे गांव की महिलाओं का भी सामर्थ्य देखता हूं मैं और इसलिए हम एक नई योजना सोच रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन चलाने की, ड्रोन रिपेयरिंग की हम ट्रेनिंग देंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। तो विमेन लेड डेवलपमेंट और युवाओं का सामर्थ्य मिलकर विकसित भारत को करेंगे साकार। वहीं प्रधानमंत्री ने जहां एक ओर बीते 9 सालों में देश की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पर चलते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों की बात की, तो वहीं दूसरी ओर विकसित भारत का लक्ष्य भी हमारे सामने रखा। 2014 में और 2019 में आपने एक सरकार फॉर्म की,
तो मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्मत आई और जब ब्यूरोक्रेसी ने ट्रांसफॉर्म करने के लिए परफॉर्म करने की जिम्मेवारी बखूबी निभाई और जनता जनार्दन जुड़ गई तो वो ट्रांसफॉर्म होता भी नजर आ रहा है। लगातार 10वीं बार यह अवसर रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया। साल 2014 के बाद प्रधानमंत्री के कुशल स्थिर नेतृत्व में भारत ने जहां दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था तक छलांग लगाई है, वहीं दुनिया के पहले 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी भारत शामिल है। मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे की साक्षी में लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों को दे रहा हूं। आंकड़े देख करके आपको लगेगा इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा सामर्थ्य। 10 साल पहले राज्यों को 30 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से जाते थे। पिछले 9 साल में यह आंकड़ा 100 लाख करोड़ पर पहुंचा है। पहले गरीबों के घर बनाने के लिए 90,000 करोड़ रुपया खर्च होता था, आज वो 4 गुना होकर के 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च गरीबों के घर बनाने के लिए हो रहा है। यूरिया सब्सिडी हो या फिर युवाओं के रोजगार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय मदद पहुंचाने वाली मुद्रा योजना या फिर किसान सम्मान निधि योजना या बात करें इंफ्रा विकास परियोजना या सामाजिक कल्याण योजनाओं की, लोगों को इन सब का सीधा फायदा मिला है। यही वजह है कि 13.5 करोड़ लोगों को इस दौरान गरीबी से भी आजादी मिली है। 13.5 करोड़ लोग गरीबी की इस मुसीबतों से बाहर निकलते हैं तो कैसी कैसी योजनाएं उनको मदद दी है। उनको आवास योजना का लाभ मिलना, पीएम स्वनिधि से 50,000 करोड़ रुपया रेहड़ी पटरी वालों तक पहुंचाया है। आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15,000 करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। चहुमुखी विकास, तकनीक और स्टार्टअप के इकोसिस्टम ने देश के सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा दिया है। ये है संकल्प शक्ति कुछ कर गुजरने की। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत का राष्ट्रीय चरित्र पुरुषार्थी हो, पराक्रमी हो, प्रखर हो, ओजस्वी हो और तेजस्वी हो। और आज अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कुछ नई घोषणाएं भी की। वहीं आतंकवाद, नक्सलवाद का मुकाबला करने के सरकार के प्रयास की बात की। उपलब्धियों के साथ साथ महंगाई की चुनौती पर और अधिक कदम उठाने की भी बात की। तो साथ ही मणिपुर के मुद्दे पर एक बार फिर आश्वासन दिया कि देश मणिपुर के लोगों के साथ है। 77वें स्वाधीनता दिवस पर जब प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया तो देशवासियों के समक्ष सरकार की विकास गाथा को रखने से पहले देश के कुछ हिस्सों में हिंसा की घटनाओं पर दुख प्रकट करते हुए विशेष रूप से मणिपुर को लेकर देश को आश्वासन दिया कि देश मणिपुर के लोगों के साथ है। पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी। लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री ने आतंकवाद से देश को सुरक्षित करने के प्रयासों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आ रहे सकारात्मक बदलाव को सामने रखते हुए कहा कि सुरक्षा से उत्पन्न शांति के माहौल में ही प्रगति होती है। हमारी सीमाएं पहले से अधिक सुरक्षित हुई है और मेरे सीमा पर बैठे हुए मेरे जवान जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं,
और मेरे देश की आंतरिक सुरक्षा के संभालने वाले यूनिफॉर्म फोर्सेस, मैं आजादी के इस पावन पर्व पर उनको भी अनेक अनेक बधाई देते हुए मेरी बात को आगे बढ़ाता हूं। सेना का अधिकरण हो, हमारी सेना युवा बने, हमारी सेना बैटल के लिए रेडी, युद्ध योग्य बने, इसलिए निरंतर रिफॉर्म का काम आज हमारी सेना में हो रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक प्रगति की तस्वीर भी स्पष्ट करते हुए बढ़ते निर्यात का जिक्र किया। साथ ही इस बात को भी उजागर किया कि कोरोना काल के बाद दुनिया में जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बना है उसमें भारतीयों के सामर्थ्य से विश्व को उम्मीदें हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने देश को गारंटी दी कि अगले 5 वर्षों में देश विश्व की पहली 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। उपलब्धियों के साथ साथ प्रधानमंत्रियों ने चुनौतियों को भी स्वीकार करते हुए महंगाई को लेकर कहा कि इस दिशा में और कदम उठाने हैं और इसे लेकर उनके प्रयास जारी रहेंगे। आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। ये पक्का जगह ले लेगा। आज जो 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए हुए लोग हैं, वो एक प्रकार से मध्यम वर्ग की ताकत बन जाते हैं। देश की विकास गाथा के महत्वपूर्ण बिंदुओं को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना के साथ साथ देशवासियों को सस्ती औषधि दे रहे जन औषधि केंद्र को 10,000 से आगे 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने के लक्ष्य की घोषणा की। साथ ही शहरी गरीब लोगों का अपना मकान बनाने के लिए मदद की योजना का भी ऐलान किया। जन औषधि केंद्रों ने देश के सीनियर सिटीजन्स को, देश के मध्यम वर्गीय परिवार को एक नई ताकत दी है। जो दवाई बाजार में 100 रुपए में मिलती है, वो 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए में दी। बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी, ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है, और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। लेकिन आज उसकी सफलता को देखते हुए मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, जैसे हम एक विश्वकर्मा योजना लेकर के समाज के उस वर्ग को छूने वाले हैं, अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं। सीमावर्ती गांव के लिए सरकार वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम चला रही है। आज के समारोह में विशेष रूप से आमंत्रित अतिथियों में सीमावर्ती गांवों के 600 प्रधान शामिल रहे। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर अमृतकाल के लिए देश के रोड मैप को भी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में आगे वक्त चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो भाषण दिया, इसी के क्या रहे अहम बिंदु, करेंगे इस पर विशेष चर्चा ब्रेक के बाद। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो।
अबे देख यू गॉट टू बी केयरफुल। बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सिएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। बिना रुकावट गाने सुनने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करें। सब्सक्रिप्शन खत्म? मिस्टर डीजे यूपीआई ऑटो पे कीजिए। ऑटो पे? नॉन स्टॉप पेमेंट से मिलेगा नॉन स्टॉप म्यूजिक। चलेगा नॉन स्टॉप चलेगा। अब नॉन स्टॉप पेमेंट्स ऑटोमेटिकली करने के लिए यूपीआई ऑटो पे चलेगा। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। और ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा से पहले आइए आजादी के जश्न की खबर को आगे बढ़ाते हैं। जब राष्ट्रगान बजता है तो हर देशवासी का सर तिरंगे के सम्मान में झुक जाता है। आज देश का कोना कोना इसी उत्साह से लबरेज दिखा। देश भर में छाए रहे आजादी के जश्न के रंग। राजधानी दिल्ली की ही तरह पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिली। राज्यों की राजधानियों में जहां मुख्यमंत्रियों ने तिरंगा फहराया तो कई मंत्रियों ने भी तिरंगे को सलामी दी। सबसे पहले बात देश के सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर की, जहां 77वें स्वतंत्रता दिवस पर श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तो लद्दाख के उपराज्यपाल रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराया और लेह में युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस पर देहरादून में अपने आवास पर ध्वजारोहण किया तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटियाला में ध्वजारोहण किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता दिवस पर जयपुर में अपने आवास पर तिरंगा फहराया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फतेहाबाद में ध्वजारोहण किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। स्वतंत्र भारत की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान देने वाले या देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने वाले या अपने कर्तव्यों के लिए बलिदान होने वाले भारत माता के उन सभी सपूतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल में तिरंगा फहराया तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस पर रायपुर में ध्वजारोहण किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर वलसाड में तिरंगा फहराया तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बेंगलुरु में ध्वजारोहण किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुवाहाटी में ध्वजारोहण किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चेन्नई में ध्वजारोहण किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ये स्वतंत्रता दिवस अमृत काल के अंदर हम सब के लिए संकल्प का, नए विचारों का, नए उत्साह का, नए विकसित भारत बनाने का स्वतंत्रता दिवस है। मुझे आशा है संपूर्ण देशवासी सामूहिकता के साथ मिलकर सब अपने अपने कर्तव्य दायित्वों को निभाते हुए जो विकसित भारत का हमारा सपना है उस विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने भी तिरंगा फहराया।
नितिन गडकरी, जितेंद्र सिंह, किरेन रिजिजू और अनुराग सिंह ठाकुर ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली स्थित अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। मैं पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 140 करोड़ परिवारजन, उनका सामर्थ्य, उनकी शक्ति, उनका कार्य, उनका योगदान, जहां एक और उनके योगदान के लिए धन्यवाद किया, वहीं भारत के युवाओं का सामर्थ्य, महिला नेतृत्व, विकास को लेकर बातचीत की और वहीं पर यह भी दिखाया कि दुनिया को भारत में उम्मीद दिखती है, भारतवासियों से उम्मीद है। ये जो होप है, ये होप भारत और भारतवासियों से है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली स्थित अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। कांग्रेस मुख्यालय पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झंडा फहराया। देश के तमाम अलग अलग इलाकों में भी आजादी पर्व मना। उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर के परिसर में 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया, तो तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास भारतीय तटरक्षक बल के जवानों द्वारा पानी के अंदर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देश ने मनाया आजादी का जश्न और सबकी नजरें सुबह से ही लगी रही लाल किले पर, जब प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन राष्ट्र को संबोधित किया और महत्वपूर्ण बातें सामने रखी, जिससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष जो कहता है प्रधानमंत्री का विकसित भारत का मंत्र। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अनिल कुमार, जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डेली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हैं, और हमारे साथ जुड़े हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत करते हैं। हर्षवर्धन जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री के संबोधन में एक बात जो बार बार सुनने को मिलती रही और जिसने हर देशवासी के दिल पर दस्तक दी, वो थी कि मेरे प्यारे देशवासियों या भाइयों बहनों के स्थान पर बार बार प्रधानमंत्री का परिवारजन कहना। क्या लगता है कि इस एक संबोधन के माध्यम से वो कौन कौन से फर्क हैं, कौन कौन से अंतर हैं जिन्हें मिटाने का प्रयास किया प्रधानमंत्री ने? क्या संदेश देने का प्रयास रहा? देखिए ममता जी, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सचमुच जो बार बार परिवारजन कहकर संबोधित किया, उसका निहितार्थ बहुत गहरा है। इस देश में अपने परिवार के लिए राजनीति करना, अपने परिवार के लिए काम करना, अपने परिवार भर की सोचना, ये तो खूब राजनीतिक दल भी हैं, उससे लड़ाई भी प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं, बार बार परिवारवाद के खिलाफ वो एक युद्ध की बात करते हैं। लेकिन जब परिवारजन कहते हैं तो दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां परिवार की ये संकल्पना है, जहां परिवार में एक दूसरे के लिए, जिसको कहते हैं ना कि एक दूसरे के प्रति स्नेह, प्रेम, आदर, सम्मान, जिम्मेदारी, कर्तव्य, वो सब शामिल होता है। और अगर मैं इसे कहूं कि दरअसल ये मूल भाव है भारतीय होने का, हिंदू होने का, हिंदुस्तानी होने का। दुनिया के और किसी भी हिस्से में, किसी भी रिलीजन, मजहब में ये परिवार वाला भाव पाया नहीं जाता है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश के लोगों को परिवारजन कहते हैं, तो उन्हें लगता है कि हमारा एक नेता है जो 140 करोड़ लोगों के लिए बिना किसी भेदभाव के हर तरह के अवसर, हर तरह की नीतियों में समानता, और जिसको हम कहते हैं कि अगर कोई कमजोर है या मजबूत है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इसको सुनिश्चित करता है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ परिवार में हो सकता है। मुझे लगता है कि इस लिहाज से ये एक पंक्ति जो बार बार प्रधानमंत्री ने दोहराई है, ये इतिहास में दर्ज होगी। जी, लेकिन हर्षवर्धन जी, इससे पहले कि मैं डॉक्टर अनिल कुमार के पास जाऊं, एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का आज का ये संबोधन इसलिए बेहद महत्वपूर्ण था कि ये अमृतकाल के प्रथम वर्ष के पूर्ण होने के अवसर पर यह संबोधन दिया गया था। ऐसे में जब प्रधानमंत्री ये बात करते हैं कि देश के सामर्थ्य को सामने रखते हैं, जब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय चरित्र की बात करते हैं, जिसे पहले इस मुखरता के साथ कभी नहीं सामने रखा गया, किस बदलाव का सूचक है ये? देखिए, मुझे लगता है कि ये बदलाव 15 अगस्त 1947 से ही होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यवश एक राजनीति थी, एक देश बटा, तो शायद उस वक्त नेताओं के मन में कोई हिचक थी, जिसको वो सीधे सीधे कहने से बचते थे, डरते थे कि कहीं समाज में और विभाजन न हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य से
उस तुष्टीकरण की वजह से हमारी राष्ट्रीय चेतना लगातार नीचे होती गई, उसका अभाव होता गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये बात कहते हैं, और मैं एक बात कह दूं, ऐसा नहीं है कि सामर्थ्य या शक्ति में हमारे कभी कमी थी। मैं ये भी नहीं मानता कि दूसरे प्रधानमंत्रियों को ये इच्छा नहीं थी, वो करना नहीं चाहते थे। सबने अपने अपने तय कोशिश की होगी, लेकिन उस सामर्थ्य का अधिकतम उपयोग, उस सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना, ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि आज की तारीख में दुनिया जब आर्थिक तौर पर उसको लगता है कि मुश्किलें बढ़ेंगी, तो भारत अकेला ब्राइट स्पॉट नजर आता है। भारत इस लिहाज से अपनी तैयारी करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से जो काम चीन ने 80 के दशक में किया, वो काम भारत की सरकार अब कर रही है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी को लगता है कि अगर हमें अपनी कंपनी का सर्वाइवल करना है और मुनाफा भी कमाना है, तो भारत जैसा देश ही हो सकता है। मुझे लगता है ऐसे में जब राष्ट्रीय चेतना बढ़ती है, तैयार होती है, सामने दिखती है, तो वो उसको और आगे बढ़ाती है। और जिसको जो बार बार कहते हैं कि तीसरी बड़ी इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा, वो उसका सूचक भर है, जिसे मैं मानता हूं। बाकी तो देश जब आगे जाता है, तो किसी भी देश के हर नागरिक की बेहतरी उसमें शामिल होती है। बिल्कुल, लेकिन आपने जो बात सामने रखी, मैं डॉक्टर अनिल कुमार के पास उसी बात को लेकर जाना चाहूंगी। डॉक्टर कुमार, आज प्रधानमंत्री ने जिस विश्वास के साथ इस बात को सामने रखा कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र होंगे, जिस गारंटी को देश के सामने एक बार फिर रखा कि अगले 5 साल में हम विश्व की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होंगे, इसके पीछे कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिसे आज के भारत को पार पाना है? क्योंकि जब प्रधानमंत्री गारंटी देते हैं और ये ऐलान करते हैं, तो साथ ही वो उन कमियों पर मुश्किलों पर भी रोशनी डालते हैं, जैसे महंगाई, जिनको लेकर कदम उठाना जरूरी है। देखिए ममता जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जिस विश्वास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 में हमारा देश विकसित होकर रहेगा, उसकी वर्डिंग पर आप ध्यान दीजिए प्रधानमंत्री जी की। उन्होंने कहा होके रहेगा, इसका मतलब उनका विश्वास, अटूट विश्वास कि दुनिया की कोई ताकत हमें विकसित देश बनने से रोक नहीं सकते आगे आने वाले 25 सालों में, जब हम अमृत काल में जा रहे हैं। दूसरा मैं ये कहूंगा, ये बात खाली जो हम विकास की दर पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, जो आंकड़े हमारे साथ आ रहे हैं और जिस तेज गति से हमारा भारत विकसित हो रहा है, ये उसके ऊपर आधारित है। पिछले 10 सालों में अगर मैं 2014 की बात करूं, उस वक्त भारत, हमारा देश, हमारी अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी और आज हम 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े हुए हैं। दूसरी बात, वर्ल्ड बैंक ने भी, IMF ने भी माना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूरे वर्ल्ड में एक ब्राइट स्पॉट की तरह उभर गया। ब्राइट स्पॉट का मतलब जब पूरे विश्व में अर्थव्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, मंदी की तरफ जा रही हैं, लोगों में वहां महंगाई की वजह से काफी रोष है, भारतीय अर्थव्यवस्था न केवल स्थिर है बल्कि उसमें हाईएस्ट, सबसे तेज विकास दर आज हमें देखने को मिलता है। और आने वाले सालों में यह विकास दर का मोमेंटम कायम रहेगा, न केवल ऐसी हमें आशा है बल्कि पूरा विश्वास है। लेकिन क्या जब प्रधानमंत्री कहते हैं विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास, क्या उसके पीछे भी यही सोच भी परिलक्षित होती है कि ना केवल महिलाओं का विकास से उनकी हालत सुधरेगी, बल्कि विश्व बैंक के जो आंकड़े बताते हैं कि अगर हम अपने वर्कफोर्स के आधी महिलाओं को भी, महिलाओं की ही तादाद में से अगर आधी महिलाएं भी वर्कफोर्स में आ जाती हैं, तो हमारी वृद्धि दर ही 1.5 से 9 गुना तक बढ़ सकती है, 9% तक बढ़ सकती है। तो क्या यही कारण है कि हमारे विकास को देखते हुए भी महिलाओं का विकास, देश का विकास, ये सही है? हाँ, देखिए, पहले अभी तक हम पिछले कुछ सालों से हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और आज हम बात करते हैं कि जो विकास हो उसका नेतृत्व भी हमारी महिलाएं करें, हमारी महिला शक्ति करें। उसमें आज हम देखते हैं कि जितने भी एविएशन सेक्टर में मैक्सिमम पायलट्स आज हमारे देश में हैं और जो अभी चंद्रयान मिशन है उसमें भी काफी हमारी महिलाएं, हमारे काफी टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स उसके अंदर इन्वॉल्व है। आज 10 करोड़ हमारी महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर काम कर रही हैं। आप एक दूर दराज के गांव में चले जाएं, वहां आप देखेंगे कि बैंक्स में, आंगनवाड़ी में और
जगह जगह जहां दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हॉस्पिटल्स में, वहां पर हमारी महिलाएं आगे बढ़ के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने सपना हमारे सामने रखा है कि इन 10 करोड़ जो हमारी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, उनमें कम से कम 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना है। और वो लखपति बनेंगे कैसे? उसके लिए पिछले बजट में भी हमने देखा कि हमारे बजट में ये बात कही गई थी कि हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को मार्केटिंग चैनल से, सप्लाई चेन से जोड़ना है, और वो काम ऑलरेडी चल चुका है। लेकिन आज के प्रधानमंत्री जी के अभिभाषण में उन्होंने कहा कि जो गांव में और जो हमारा कृषि का क्षेत्र है उसमें ड्रोन की, अगर आपको याद होगा, मैं याद दिला दूं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी बढ़ावा दिया गया था। अब ड्रोन के लिए उसमें रिपेयर का काम, उसको चलाने का काम, उसमें महिलाओं को इस पर्टिकुलर आज जो अभिभाषण हुआ उसमें उनको कौशल देने की बात है। इसका मतलब जो आने वाला विकास होगा वो वीमेन लेड विकास होगा, मतलब जिसका नेतृत्व भी हमारी महिला शक्ति करेगी। न केवल उसमें महिला का सशक्तिकरण होगा बल्कि विकास में वो आगे आएंगी। दूसरी बात, अब हमारे G20 का शिखर सम्मेलन होने वाला है और G20 के सम्मेलन में एक वीमेन लेड डेवलपमेंट सबसे बड़ा, 6 बिंदुओं में सबसे महत्वपूर्ण वो थीम है जिसको पूरी दुनिया ने माना है। आज दुनिया के सामने भारत ने एक उदाहरण रखा है कि हम कैसे महिलाओं का न केवल सशक्तिकरण कर सकते हैं बल्कि विकास में भी उनको अपने साथ साझेदार बना सकते हैं। बिल्कुल, और यही कारण है कि देश के विकास में महिलाएं जितना बढ़ चढ़कर आगे आएंगी उतना देश भी तरक्की करेगा। लेकिन हर्षवर्धन जी, हमने देखा जब 2018 में प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त में अपना संबोधन दिया था तो 2019 का अपना खाका खींच दिया था चुनाव का। आज जब प्रधानमंत्री ने बात की, अपना संबोधन रखा, तो प्रधानमंत्री ने जिन 3 बुराइयों का जिक्र किया जिसको भारत को मिटाना है, क्या हम ये मान सकते हैं कि पहले भी ये बात कह चुके हैं प्रधानमंत्री? भारत छोड़ो की वर्षगांठ पर भी प्रधानमंत्री ने इस बात को सामने रखा था। क्या मान सकते हैं कि ये 2024 का एजेंडा भी स्पर्श करता है? क्योंकि साथ ही प्रधानमंत्री ने अंत में बहुत विश्वास के साथ ये भी कहा था कि अगले साल मैं वापस आऊंगा 15 अगस्त पर और देश का गौरव गान प्रस्तुत करूंगा। देखिए ममता जी, इसको 2 तरह से देखना चाहिए। एक तो ये कि कोई नेता होता है तो निश्चित तौर पर अपने लिए जनता का आदेश यानी जनादेश निरंतर चाहता है, और अगर किसी नेता के जीवन में अभी तक कोई हार नहीं आई है, मुझे नहीं ध्यान में आता है कि कोई नेता ऐसा हो कि वो कभी हारा नहीं हो, क्योंकि इंदिरा गांधी जी को भी चुनाव हारना पड़ा था। नरेंद्र मोदी जब से चुनावी राजनीति में हैं तब से आज तक वो कोई चुनाव हारे नहीं, अपना चुनाव कोई भी नहीं हारे, और 2014 से बड़ी जीत 2019 में है। अब जो ट्रैक रिकॉर्ड दिखता है और जो नरेंद्र मोदी का भरोसा दिखता है, जिसको वो अपने किए गए कामों के आधार पर कहते हैं, तो उस भरोसे के आधार पर वो जनता से आदेश मांग रहे हैं। लेकिन दूसरा जो पहलू है, मैं उसको राजनीति नहीं मानता हूं। 2024 का एजेंडा तो निश्चित तौर पर सेट हुआ, लेकिन मैं उसको राजनीति नहीं मानता हूं। उसको मैं सबके लिए अच्छी राजनीति मानता हूं। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, ये 3 बीमारियां कोई भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ लाभ नहीं देगी। अगर ये तीनों से मुक्ति मिल जाए तो ये भारत के लोकतंत्र को बेहतर बनाएगी। और नरेंद्र मोदी आज से ये बात नहीं कह रहे हैं, ये लगातार वो कह रहे हैं और करके दिखाया है। मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में इस मंशा वाले नेता हैं, उनके लिए भी एक थोड़ा सा सोचने का समय है कि उस रास्ते पर जाएंगे तो मुश्किल हो सकती है। जी चलिए, ये बहुत सारे बिंदु तो बहुत सारे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के संबोधन में बहुत से ऐसे संदेश छिपे हैं जिनको हम सामने रख सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात ये जरूर है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस बात को भी सामने रखा कि कोविड के बाद, कोरोना के काल के बाद वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर निकलकर सामने आया है और उसमें भारत की महत्ता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये बड़ा संदेश न केवल भारत बल्कि विश्व के लिए भी है। और इसी के साथ मेरे दोनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। वक्त सिर्फ इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अबे देख, You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सिएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून।
गेम। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड्स ऐसे डायरेक्ट प्लान? म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। खुद ही? हाँ, लेकिन ये सोच समझ कर करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज होनी चाहिए। सही है ब्रो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। 20,000। 10। ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम UPI भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ ना जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस UPI। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका UPI नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर UPI चलेगा। हम आपकी हर जरूरत में आपकी जिंदगी को आसान बनाते हैं। आपको देते हैं अपनों का साथ। हमें आपका और आपके अपनों का है ख्याल। हम हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे। हम हैं REC, ऊर्जा का सृजन, राष्ट्र का निर्माण, ऊर्जा का विस्तार, असीमित और अनंत ऊर्जा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। 77वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने वासवी कन्वेंशन हॉल में राष्ट्र ध्वज फहराया। इस अवसर पर सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में डॉक्टर मोहन भागवत ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। सरसंघ चालक ने कहा कि संपूर्ण दुनिया को प्रकाश देने के लिए भारत को सामर्थ्य संपन्न होना है। भारत सामर्थ्य संपन्न ना हो, इसके लिए हमको तोड़ने वाली शक्तियां भी कार्यरत हैं। हमें उनसे सावधान रहना है। और यहां वक्त एक और ब्रेक का। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अबे देख, अरे बेटा बच गए। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सीएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। और अब एक दुखद खबर। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का मंगलवार को निधन हो गया। डॉक्टर पाठक ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि कार्डियक अरेस्ट होने पर उन्हें दोपहर 1:30 बजे दिल्ली एम्स के इमरजेंसी में लाया गया। डॉक्टर ने उन्हें CPR यानी कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन देकर धड़कन ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक मूल रूप से बिहार के वैशाली जिला स्थित रामपुर बघेल गांव के रहने वाले थे। स्वच्छता के क्षेत्र में उनके कार्य सराहनीय हैं। बता दें कि वर्ष 1991 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। डॉक्टर पाठक द्वारा स्थापित शौचालय संग्रहालय को टाइम पत्रिका ने दुनिया के 10 सर्वाधिक अनूठे संग्रहालय में स्थान दिया था। महावीर एन्क्लेव स्थित सुलभ ग्राम में स्थापित इस संग्रहालय में देश विदेश के अनेक लोग पहुंच चुके हैं। सर पर मैला ढोने की प्रथा की समाप्ति के लिए इनके द्वारा किए गए कार्यों को पूरी दुनिया में तारीफ मिली। डॉक्टर पाठक ने वर्ष 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुलभ शौचालय के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उनके निधन को देश के लिए एक गहरी क्षति बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शोक संदेश में लिखा, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने स्वच्छ भारत मिशन को जबरदस्त समर्थन प्रदान किया। उनका काम लोगों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शोक संदेश के साथ डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में लिखा, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी का निधन हमारे देश के लिए एक गहरी क्षति है। वे एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक प्रगति और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। बिंदेश्वर जी ने स्वच्छ भारत के निर्माण को अपना मिशन बना लिया। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को जबरदस्त समर्थन प्रदान किया। हमारी विभिन्न बातचीत के दौरान स्वच्छता के प्रति उनका जुनून हमेशा दिखता रहा। उनका काम कई लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। इस कठिन समय में उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। और न्यूज नाइट में यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। $20,000 10 ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम UPI भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ न जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस UPI। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका UPI नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर UPI चलेगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ड्रीम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। तो पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग SIP में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हम आपकी हर जरूरत में आपकी जिंदगी को आसान बनाते हैं। आपको देते हैं अपनों का साथ। हमें आपका और आपके अपनों का है ख्याल। हम हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे। हम हैं REC, ऊर्जा का सृजन, राष्ट्र का निर्माण, ऊर्जा का विस्तार, असीमित और अनंत ऊर्जा। अबे देख, अरे बेटा बच गए। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. और अब रुक कर लेते हैं राज्यों से जुड़ी कुछ और खबरों का, लेकिन न्यूज नाइट में इन्हीं खबरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आप देखिए देश से जुड़ी ये खबरें तेज रफ्तार में। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज ग्राम प्रधानों से मुलाकात की। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयास किए हैं, जिसके लिए कारगिल और लेह लद्दाख में नए स्टेडियम भी बनाए जा रहे हैं। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने 15 अगस्त के मौके पर MSME कार्यक्रम के तहत देश भर से आए हस्तशिल्पकारों, बुनकरों और छोटे कारीगरों को अपने निवास पर मुलाकात करने के लिए बुलाया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने इस मुलाकात के दौरान सभी कारीगरों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है और देश की तरक्की में MSME के अंतर्गत आने वाले कारीगरों, उद्यमियों का अहम योगदान है। अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी किए। हिमाचल प्रदेश के शिमला के कृष्णानगर इलाके में पहाड़ गिरने से करीब 5 से 7 मकान ढह गए। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है।